इजराइल और हमास की जंग का छठा दिन है और अब इजराइल अपने बदले के 180 डिग्री एंगल की ओर बढ़ रहा है। इजराइल ने कहा है कि हमास को जड़ से मिटाकर ही यह जंग रुकेगी। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि अब इस युद्ध में कोई नियम नहीं है। हमास गाजा को बदलना चाहता था, हम इसे पूरा 180 डिग्री बदल देंगे। आपको बता दें कि 180 डिग्री का एंगल क्या है। गाजा बॉर्डर पर इजराइल की आर्मी अपने टैंकों के साथ तैयार है। इंतजार है कि बस आदेश हो और वो गाजा में दाखिल हो। इजराइल ने हवाई हमलों से हमास के सारे नेटवर्क काट दिए हैं, उनकी सुरंगें तबाह कर दी है, उसका फंडिंग रूट भी काट दिया है। वो बैंक ही भी मिट्टी में मिला दिया है जो हमास का फंड रखता था। हमास की हथियार सप्लाई भी ब्लॉक कर दी गई है। लेकिन ये आधा एक्शन है। गाजा की बिजली पानी सप्लाई भी काट दी गई है, फ्यूल चेन भी काट दी गई है। ये सब इसलिए ताकि हमास इन इजरायलियों को फौरन छोड़ने पर मजबूर हो जिन्हें उसने बंधक बना रखा है। ऐसे लगभग 100 से 150 लोग हैं, रिपोर्ट से कहती हैं। ये भी कहती है कि हमास उनको ह्यूमन शील्ड बनाना चाहता है ताकि इजराइल उन पर हमला न कर सके। उधर हमास भी धमकी दे रहा है कि इजराइल गलती से भी गाजा में घुसने की कोशिश न करे। एक तरह से धमकी दी है कि उसकी कैद में जो भी इजरायली है उनकी जान जा सकती है। लेकिन हमास दुनिया के आगे रो भी रहा है। इजरायली एक्शन को गाजा में 23 लाख फिलिस्तीनियों से और बच्चों से अमानवीयता बता रहा है। दवा पानी अस्पताल इलाज की बातें कर रहा है। फिलिस्तीनियों के पास गाजा से निकलने का एक रास्ता इजिप्ट है, लेकिन इजिप्ट ने भी उन्हें झटका दिया है, शरण देने से साफ मना कर दिया है। इस मामले में यूएन ने भी इजराइल से कहा है कि वो गाजा में कार्रवाई करे तो आम नागरिकों का भी ख्याल रखे। इस बीच आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे। अभी तक उन्होंने बस इतना ही कहा है कि हमास से लड़ाई में अमेरिका इजराइल के साथ है। यह भी कहा है कि विक्टिम इजराइल है, उसे कार्रवाई का पूरा हक है। इजराइल के राष्ट्रवाद, उसकी आर्मी के जज्बे और उसकी मोसाद के बदले से दुनिया वाकिफ है। इसे इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हमास को मिटाने के लिए इजरायली रिजर्व फोर्स के सैनिक दुनिया भर से अपने देश लौट रहे हैं। इजराइल ने पहले ही कहा था कि शुरू हमास ने किया था, लेकिन खत्म हम करेंगे। חמאס זה דאעש, ונכריע אותו בדיוק כפי שהעולם הנאור הכריע את דאעש. זה לא תחזור להיות משהו, וחמאס לא יהיה. חסל את הכל. קח זמן, זה ייקח יום, זה ייקח שבוע. ייקח שבוע ואולי חודשים. אנחנו נגיע מכל המקומות. And that is that the United States has Israel's back. We have the back of the Israeli people. We have their back today. We'll have it tomorrow. We will have it every day. Many body bags were evacuated from that kibbutz, including those of children and including those of babies. Very seriously our commitment to Israel and to the people of Israel. 30 plus communities infiltrated, most of them evacuated now, with huge tragedies. इस बीच इजराइल हमास जंग पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल में हमास का ये आतंकी हमला है। ब्लिंकन ने कहा है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा रहेगा। We count them among our greatest strength. That's why it's so important to take every possible precaution to avoid harming civilians. And that's why we mourn the loss of every innocent life. Civilians of every faith, every nationality who've been killed. Tragically, the number of innocent lives claimed by Hamas's heinous attacks continues to rise. Among those, we now know that at least 25 American citizens were killed. We join families in Israel, in the United States, around the world, and we count them among our greatest strength. ठीक है, इसी पर बात करेंगे और उस पर भी बात करेंगे कि फिलिस्तीन के आम लोगों का क्या दोष, क्योंकि गाजा पट्टी में
बिजली, पानी, खाना सब सप्लाई इजराइल ने रोक दी है। चलिए, हमास को खत्म करना ही ये अलग बात है, लेकिन उन फिलिस्तीनियों का क्या दोष जो 23 लाख के आसपास लोग वहां पर रह रहे हैं। इस मानवीय पहलू पर भी बात करेंगे। कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुके हैं? प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़े हैं। आरती टिक्कू जी, वरिष्ठ पत्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समझती है, वो मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ वारिस पठान जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। मेरे साथ मोहम्मद अतीक हैं, लीडर है मुस्लिम लीग के। मेरे साथ कंचन यादव जी जुड़ेंगी, स्पोक्स पर्सन है RJD की। और साथ ही साथ थोड़ी देर में मेरे साथ दीपक वोहरा जी होंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे इस मानवीय पहलू पर कि भाई फिलिस्तीन के लोगों को ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना दवाइयां मिल रही हैं, ना बच्चों को दूध मिल रहा है। क्या इजराइल को इस मानवीय पहलू पर गौर नहीं करना चाहिए? देखिए, मानवता के दोनों पक्षों पर गौर करना होगा। जिन निर्दोषों को आतंकवादियों ने बर्बरतापूर्वक हत्या की, जिस तरह से महिलाओं पर बलात्कार किया, जिस तरह से बच्चों पर उन्होंने नृशंसता की, वह भी एक पक्ष है। और अब अगर हमास और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को अगर उन्हीं लोगों ने छिपा रखा है, तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई तो होगी। कार्रवाई का यही तरीका है कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो आतंकवादियों से स्वयं को अलग कर लें। अगर आतंकवादियों को वो संरक्षण देते रहेंगे तो कौन आतंकवादी नहीं है और कौन सामान्य निर्दोष नागरिक है, इसमें भेद करने की तकनीक क्या हो सकती है किसी के पास? किसी भी संप्रभु राष्ट्र के पास आतंकवादियों को शरण देने वाले शक्तियों के बीच में और आतंकवादियों से विरोध करने वालों के बीच में अंतर करने की कोई तकनीक होती नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आतंकवादियों को अपने घरों में कुछ लोगों ने छिपा रखा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई स्वाभाविक तौर पर होगी। मानवता निश्चित तौर पर है कि फिलिस्तीन के नागरिकों को भी मानवाधिकारों की उनकी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन अगर मानवाधिकार के नाम पर अगर कोई दानवों को अपने घर में शरण देता है तो क्या वह मानवाधिकार के अधिकारों से उसको जो है नवाजा जा सकता है क्या? ये भी बड़ा प्रश्न है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं वारिस पठान जी के पास। वारिस पठान जी, मैंने एक मानवीय पहलू के बारे में पूछा कि तमाम सप्लाईज रोक दी गई हैं, खाना पानी रोक दिया गया है। प्रेम शुक्ला जी का कहना है जब आतंकी हमला किया था तब हमास को सोचना चाहिए था ना, दोनों मानवीय पहलुओं को देखा जाना चाहिए, इजराइल के भी और फिलिस्तीन के लोगों के भी। क्या कहेंगे वारिस भाई? देखिए दीपक भाई, गाजा में आज 27 लाख सिविलियंस रह रहे हैं। उनका पानी बंद कर देना, पीने का खाना बंद कर देने का, फ्यूल बंद कर देना, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देना, इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से नहीं होने की वजह से हॉस्पिटल के अंदर दवाई नहीं मिल रही है, ऑपरेशन नहीं कर सकते लोग, तो क्या ये चीज़ पर पाबंदी लगा देना एक्ट ऑफ टेरर नहीं है? क्या ये कलेक्टिव पनिशमेंट पूरे वहाँ जो लोग रहे सिविलियंस उनको नहीं है? क्या ये इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ जो है वॉर क्राइम्स का, क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है? तो क्या देश के दुनिया के जो बड़े बड़े वरिष्ठ लोग हैं, यूनाइटेड नेशन है, ह्यूमन राइट्स है, क्या उसको इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? मेरा सवाल ये है। देखिए दीपक भाई, बात क्या है पता है आपका, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक आपका एक ज़मीन है, आप वहाँ पे रह रहे हो, कोई आपके पास रोते हुए आया काफ़ी साल पहले कि हमको शरण दो, हमको हिटलर मार रहा है, आपने उनको शरण दिया अपने पास, वो आपके घर में रह आया, आपको उसने कपड़ा दिया, खाना दिया, पीना दिया, उसके बच्चों को पढ़ा लिखा कर आपने बड़ा कर दिया। उन्हीं लोगों ने आपका घर छीन लिया, आपकी ज़मीन छीन लिया, आपके माँ बाप को मार दिया, आपके बच्चों को मार दिया। आपने बोला मुझे मेरी ज़मीन वापस दे दो, आपने बोला नहीं, उन्होंने कहा नहीं देते। आपने एक पीस एकॉर्ड साइन किया, ओस्लो पीस एकॉर्ड 13 सितंबर 1993 को, जिसके तहत लोगों ने कहा ठीक है हम आपको पैलेस्टाइन एक अलग स्टेट, अलग कंट्री बना के दे देंगे। 30 बरस तक आप नहीं देते, यहां बात नहीं रुकती। 2008 से लेकर अब तक दीपक भाई 1.5 लाख फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर दिया गया, जिसमें 33,000 मासूम बच्चे। एरियल शेरों ने तो दे दी थी ना जमीन, एरियल शेरों ने तो जमीन दे दी थी। कोई क्यों नहीं बोलता? फिलिस्तीन क्यों नहीं बन पाया फिर? एरियल शेरों ने तो बाहर निकल गए थे, गाजा में तो कोई इजरायली नहीं था अभी।
नहीं, सुनिए दीपक भाई, इनकी नीयत ही नहीं थी। ये जो यूनाइटेड नेशन, ये बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज जिनके पास वक्त है, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो मैंने आज ही ट्वीट किया, उसके अंदर यूरोपियन कमीशन की वो लेडी बोल रही है कि ये एक्ट ऑफ टेरर है, वहां पर आप पानी ठंडा नहीं बंद कर सकते। आप क्यों सब खामोश है? ये चाहते ही नहीं थे कि फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन मिले। मैं देखिए वायलेंस का कंडेम करता हूं, मैं वायलेंस के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं टेररिज्म के साथ नहीं खड़ा हूं, टेररिस्ट का खंडन करता हूं, मगर जिस तरह हमारे भारत देश पर ब्रिटिशरों ने आकर हमला किया था, हमको गुलाम बना दिया था, भारत देश लड़ा, ब्रिटिशरों को दौड़ा दौड़ा के भगाया, आज मेरा भारत देश महान है। इसी तरह जिस तरह भारत ने भगाया था गोरों को, इस तरह फिलिस्तीन भगाएगा इसराइली चोर लुटेरों को। और देखना वो दिन दूर नहीं, जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता दीपक भाई, जुल्म का अंत आता है। आज हम देख रहे हैं वीडियो, बच्चे मरते जा रहे हैं, आप बॉम्बिंग करते जा रहे हो, रॉकेट मारते रहो, और पूरा देश दुनिया खामोश, यूनाइटेड नेशन खामोश, ह्यूमन राइट्स खामोश। ठीक है, सीधे दीपक वोरा जी को चलता हूं। दीपक वोरा जी, वारिस पठान जी की दिक्कत यह है कि आम फिलिस्तीनी की बिजली पानी क्यों काट दी गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि भाई ये तो खामोश है, सब मानवाधिकार संगठन, सब यूनाइटेड से जुड़े लोग खामोश है। उनका कहना है ये तो फिलिस्तीन लोगों के साथ अत्याचार है, देश क्यों नहीं दिया इजराइल ने, और इजराइली असली अत्याचारी है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि वो वायलेंस को कंडेम करते हैं। सर मैं आभारी हूँ, आपके चैनल पर जब भी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, मेरी मास्टर क्लास होती है, बहुत कुछ आपसे सीखता हूँ सर। और बाकी जो आपके पैनल है, मैं देश की राजधानी में नहीं हूँ इस समय, कहीं बहुत दूर हूँ असाइनमेंट पर। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। जी बहुत अच्छे, मेरा सिग्नल आप तक आ रहा है सर? जी 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 सर, इसमें सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आतंकी ग्रुप है हमास, इन्होंने रिलीज किया है एक इजरायली औरत और उसके 2 बच्चों को कि उनकी पिटाई हो रही है। दूसरा उन्होंने कहा है हम बातचीत करने के लिए अब तैयार हैं, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है। और तीसरी चीज जो इंटरेस्टिंग है सर, वो कह रहे हैं कि विद इन गाजा स्ट्रिप उनके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हो रही है, पोस्टर्स आ गए हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि हमारा गाजा के लोग कि इन आतंकियों से कुछ लेना देना नहीं। अभी मैंने हमारे पॉलिटिकल लीडर को सुना, सर विनम्रता से इतिहास सीख लीजिए, इजरायली लुटेरे नहीं हैं सर। 1897 में बाजिल कन्वेंशन के बाद जब वो पैलेस्टाइन गए थे, अमीर यहूदियों ने धरती खरीदी थी अरब से सर, उन्होंने बेच दी थी। उसके बाद फिर वहां पर इजराइल को इस्टेब्लिश किएगा जब हिटलर ने जो कुछ किया था, और उसके बाद भी ये खरीदते गए सर। फिर अरब देशों ने मिलकर इनके ऊपर जंग किया और अपनी सुरक्षा के सर पैलेस्टाइन नाम का कोई देश नहीं था सर। आप इतिहास पढ़िए, चाहे मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा इस देश का इतिहास क्या है। फाइनली सर, आपने ह्यूमन राइट्स की बात की है सर। आप जानते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस की 1948 की, और जानते हैं कौन से देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? इस्लामिक देशों ने। वो बोले कि ह्यूमन राइट्स तो अल्लाह देता है, इंसान कहां से देगा? और आज आप उसी यूनाइटेड नेशंस की तारीफ कर रहे हैं। कमाल है सर। आपने फिर कायरो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑन शारिया आप लोगों ने अडॉप्ट किया है कि ह्यूमन राइट्स वही हैं जो कुरान में लिखे हुए हैं। तो आप यूएन की बात कर रहे हैं सर। सर इतिहास पढ़िए, इतिहास समझिए। मुझे 50 साल हो गए हैं कूटनीति में, 72 साल की मेरी उम्र है। और फाइनली सर, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक बड़ा बेचारा आवाजार सा व्यक्ति है, कहता है मैं सेक्रेटरी जनरल हूं, तो उसने अपील की है जी हम ह्यूमैनिटेरियन एड 4 लाख लोगों के लिए लेके जाएंगे और हमें रास्ता दिया जाए। कौन सा रास्ता दिया जाए? आप बम चाहते हैं बमबारी बंद हो जाए ताकि ये रीग्रुप करें? एलटीटी का नाम सुना है? जितनी बार सीज फायर हुआ था श्रीलंका में, एलटीटी ने और हथियार मंगवाए थे। नो सर, ये आज जंग इजराइल और हमास के बीच में नहीं है, ये पूरी दुनिया और आतंकवाद के बीच में जंग है। एंड इजराइल गो राइट अहेड। टुडे आई एम एन इजरायली, सारी दुनिया इजरायली है, आज हम सब यहूदी हैं। दीपक साहब, आवाज पहुंच रही है वहां तक, मत रुकिए, मिटा दीजिए इन लोगों को। ठीक है, वारिस पठान जी से इसका जवाब लूंगा। वारिस पठान जी जवाब सोच लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा विशाल पांडे के पास। मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे गाजा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, बहुत जांबाजी से आप दिलेरी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वॉर मैंने बहुत कवर किए, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि गोली पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ विशाल, आज का अपडेट क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है? कई लोग बोल रहे हैं कि ये अमानवीय अत्याचार कर रहा है इजराइल गाजा के लोगों पर, फिलिस्तीनियों पर, और उनके मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ये शोर कई मुस्लिम देशों में भी उठ रहा है और भारत में भी उठ रहा है। आप क्या कहेंगे विशाल?
अभी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से इजराइल का पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए दीपक जी, इस वक्त मैं उस युद्ध के मैदान में खड़ा हूं जहां पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है। ये गाजा बॉर्डर है और यहां पर धमाकों की आवाज़ आपको कंटिन्यू सुनाई देगी। इजराइल यहां पर अपने टैंकों की तैनाती कर चुका है और एक मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर वो फेंसिंग मौजूद है जिसे तोड़कर हमास के आतंकी बुलडोजर से तोड़कर इजराइल की सीमा में घुसे थे और उसके आगे ये पूरा गजा पट्टी का इलाका आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इजराइल की सेना ने अस्थायी तौर पर अब कैंप किया है अपने टैंकों के साथ में, जहां से हमास के आतंकी ठिकानों को वो निशाना बना रहे हैं। दीपक जी, जहां पर मैं मौजूद हूं ये वो सड़क है सबसे पहले जहां पर आतंकी घुसे थे और यहां से थोड़ी दूर में किबुत्ज बेरी है जहां पे मैं अभी गया था। गांव के अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि हमास के आतंकी अभी भी उधर छिपे हो सकते हैं, लेकिन उस गांव में 100 से ज्यादा लोगों को एक साथ हमास के आतंकियों ने मार दिया। आप इसे सबसे बड़ा नरसंहार कह सकते हैं। थोड़ी दूरी पर यहाँ वो किबुत्ज रिम का एरिया है जहां पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में कई लोगों को बंधक बना लिया, कई लोगों को गोलियों से भून दिया, मार दिया हमास के आतंकियों ने। अभी थोड़ी देर पहले इस गाजा बॉर्डर पर जहां ये लड़ाई चल रही है, एक मुझे महिला मिली, वो 25 साल की अपनी दोस्त को ढूंढ रही हैं। उन्होंने कहा कि उस दिन 7 अक्टूबर को वो पार्टी कर रही थी, उसके बाद से वो कहां है पता नहीं, क्या उन्हें किडनैप किया है या वो जिंदा है भी नहीं है कि नहीं है ये भी उनको नहीं पता है। दीपक जी, ये जो सड़क है यहां पर अंधाधुंध फायरिंग हमास के आतंकियों की तरफ से की गई थी क्योंकि अगल बगल सब बस्तियां हैं। उस तरफ ये जो आप बाढ़ देख रहे हैं इसके उस तरफ से इजराइल की बस्तियां शुरू हो जाती हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं ये पूरा एक हाईवे है जहां से गजा बॉर्डर को अलग किया जाता है और दूसरी तरफ यहां बस्तियां शुरू हो जाती है। इन बस्तियों में, इन किबुत्स में, इन्हें कम्युनिटी कहते हैं, यहां पर एक साथ रहते हैं। बड़ी संख्या में यहां हमास के आतंकियों ने मार गिराया और सड़क के किनारे अभी भी वो गोलियों के यहां पर आपको निशान दिखाई पड़ेंगे जिनसे देखिए आप दिखाते रहिए, ये सब दिखाते रहिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया है, ये बड़ी खबर है। सीरिया लगा हुआ है, बहुत दूर नहीं है। गाजा के बाद इकलौता देश मिस्र है, मिस्र के आगे जो है वो सीरिया है। राजधानी दमिश्क में ये हमला किया गया है। अब विशाल ये भी समझाइए सीरिया पर हमला क्यों? देखिए दीपक जी, क्योंकि अब से 2 दिन पहले सीरिया की तरफ से कुछ रॉकेट से हमले किए गए थे जो कि इजराइल की टेरिटरी में आकर गिरे थे और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने बयान में ये बताया था कि ये जो रॉकेट गिरे हैं ये खुले क्षेत्र में गिरे हैं, लेकिन इजरायली टेरिटरी में ये गिरा है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो पूरा इतिहास रहा है, हमारे एक्सपर्ट इसको और अच्छे से समझाएंगे कि जब से 1948 में इजराइल राष्ट्र का गठन हुआ उसके अगले ही दिन यहाँ पर सीरिया, मिस्र, इराक, इन सभी देशों ने मिलकर ये युद्ध छेड़ा था। जो अरब देश थे उन्होंने यहाँ इजराइल के खिलाफ, और वो जो संघर्ष था वो आज भी कहीं ना कहीं चलता रहता है। भले इस आतंकी हमले के बाद कई अरब देश बहुत खुलकर सामने ना आ पा रहे हों, लेकिन फिलहाल इजराइल अब उन तमाम जो ठिकाने हैं जहां पर आतंकी ठिकाने हो सकते हैं उन ठिकानों को निशाना बना रहा है। अभी इस किस जगह पर ये एग्जैक्ट यहाँ पर फायरिंग की गई है, इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, उसकी जानकारी आना बाकी है। लेकिन लेबनान में भी इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं उन पर भी हमला किया था। इसीलिए कहा जा रहा है दीपक जी कि 3 फ्रंट से यहां इजराइल को चुनौती मिल रही है। जहां मैं खड़ा हूं ये दक्षिणी फ्रंट है जहां से हमास की तरफ से हमले जारी हैं। यहां के एश्कलॉन और सदरोश शहर में, तेल अवीव में भी रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि आयरन डोम 97% रॉकेट के हमलों को नष्ट कर दे रहा है। तेल अवीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी हमास ने टारगेट करने का प्रयास किया था। और दूसरी तरफ नॉर्थ में लेबनान, यहां पर जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है वो इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। और तीसरा फ्रंट सीरिया की तरफ से खुल सकता है जिसकी संभावना इजराइल को लगातार दिखाई दे रही थी। तो ये हमला इजराइल ने जो सीरिया पर किया होगा वो अपनी आत्मरक्षा में देखते हुए, और उन किस पोस्ट पे किया है, कहां पर किया, इसका डिटेल अभी आना थोड़ा बाकी है। लेकिन दीपक जी, ग्राउंड पे रहकर मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप इससे पहले जब इजराइल आए होंगे, कई बार आए होंगे, इतना सन्नाटा आप इन सड़कों पे नहीं देखते होंगे। मुझे लोगों ने बताया कि ये बहुत ही इनका टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पर पर्यटक बहुत संख्या में आते रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पार्टी चलती रहती है। लेकिन
लेकिन इस बॉर्डर के एरिया में आपको कंप्लीट सन्नाटा दिखाई देगा। मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है और हमें भी यहां से रिपोर्टिंग करने के लिए दीपक जी कई बार इस जगह से हटाया गया और उसके बाद कुछ इस तरह के कार्ड यहां पर जारी किए गए हैं मिलिट्री की तरफ से कि अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अपने खतरे पे कर रहे हैं। और लेकिन इस कार्ड को भी हमें कई जगह यहां पर दिखाना पड़ रहा है क्योंकि यहां पूरा ये युद्ध ग्रसित क्षेत्र है और इजराइल की तरफ से मैं देख रहा हूं जहां से ये धमाके किए जा रहे हैं, लगातार हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। दीपक जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। बी सेफ, अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा। हम सब यही चाहते हैं, आपके दर्शक भी यही चाहते हैं, जी न्यूज़ का पूरा परिवार भी यही चाहता है। और यहाँ से मैं सीधे चलूंगा वारिस पठान जी के पास। वारिस पठान जी, आपने दीपक वोरा जी की बात सुनी, क्या उनकी बातों में दम नहीं है? उन्होंने बता दिया भाई क्या इतिहास है। क्या फिलिस्तीन नाम का कोई देश था 1900 में? इनकी मानसिकता देखिए दीपक भाई, अगर इनकी मानसिकता की मैं बात करूं तो ये अगर जंगे आज़ादी के वक्त होते तो ये शायद ब्रिटिशरों के साथ खड़े होते, क्योंकि मैं तो मेरे भारत महान के साथ खड़ा हूं। हम तो आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी, हमारा देश आज़ाद हुआ। यही था उस वक्त भी। ये वही AIM थी ना सर, जिसने आज़ादी में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था। बाद में उसे AIM को डिसॉल्व किया गया। नहीं, वो चले गए। नहीं गए सर, हैदराबाद वाला कोई नहीं जा पाया वारिस भाई, सब यही है। वारिस पठान जैसे वो रह गए, क्यों रहे ना साला। नहीं, सब चले गए, जिसको जाना था रजाकार चले गए, और वफादार जो थे ना वारिस पठान जैसे यहाँ रह गए और आपके चैनल पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं। और ये जो नकली देशभक्त लोग हैं ना, इनको हम रोज दंगा करते हैं आपके चैनलों पर बैठ के। इनकी हम असलियत पूरे देश दुनिया को दिखाते हैं, ये कितना झूठ परोसते हैं यहाँ पर। ये अच्छा मुझे बताइए, हमास ने जो किया वो आतंकवादी हमला था या नहीं? आज अगर ये होते ब्रिटिश, देखिए चाहे हमास ने जो किया वो, चाहे मणिपुर में हमारी बहनों के साथ जिसने किया वो, या 90 साल हमास की बात करिए ना सर, मणिपुर में बहुत डिस्कशन किया आपने। बर्बरता, मैसेकर, किलिंग जो भी किया, हमास को मोदी जी ने हमास का नाम लिया है क्या एक भी मर्तबा? या हमास को हिंदुस्तान ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है क्या? चलिए नहीं, हमास के हमले को आतंकवादी हमला का बात है भाई। हिंदुस्तान भारत देश ने हमास को टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है क्या? हाँ या ना? टेररिस्ट अटैक किसको बोलते पता है आपको? टेररिस्ट अटैक क्या है? एक्ट ऑफ टेरर क्या है पता है आपको? बताइए। आपके घर वालों का, बच्चों का, माँ बाप का खाना पीना बंद कर देना, लाइट फ्यूल बंद कर देना, उनको मार देना, रात के अंधेरे में बम्बार्डिंग करके पूरे सिविलियंस का कत्लेआम कर देना। मतलब हमास ने जो कहा वो आतंकी हमला नहीं था। हमास ने जो 5000 रॉकेट दागे गाजा पर, तेल अवीव पर, इजराइल पर, वो आतंकी हमला नहीं है। आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। मैंने कहा हर वो चीज जो आतंकवादी से जुड़ी हुई है आतंकवाद है। तो हमास एक आतंकवादी संगठन है कि नहीं है बताइए ना? मणिपुर में जो हमारी इस हमले के बाद आप हमास को आतंकवादी संगठन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं वही तो पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान जिस दिन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर देगा उस दिन मैं हमास के साथ खड़ा रहूंगा। मैं हमास के हिंदुस्तान की संसद ने तो सीएए का भी कानून बनाया था वारिस भाई, इसको मान लिया क्या आपने? ऐसे सरकार के पीछे छुप जाएंगे, ऐसी चीजों में राजनीति करेंगे? नहीं छुपेंगे, नहीं राजनीति नहीं। ये बहुत अक्लमंद की बात है दीपक भाई, आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो। सुनिए, मैं तो पहली मर्तबा आपके पास आया हूं, मगर मैं आपको बताऊंगा, पहले मोदी जी को बोलिए कि हमास का अपने मुंह से नाम ले, और उसके बाद में मोदी जी को बोलिए कि आप हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दे। मगर हो क्या रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। 3-4 दिन पहले एक वीडियो आया दीपक भाई, उसमें बताया एक लड़की को मार दिया, नग्न करके घुमाया। ये मैंने कहा सब गलत है, इस्लाम नहीं सिखाता, ऐसा बर्बरता नहीं करना चाहिए। ये हो हाट हो गया कि फलस्तीन ऐसे है वैसा। 2 दिन बाद उसकी मां टीवी पे आके बोल दी वीडियो पे, मेरी बेटी जिंदा है। कल परसों की बात है, आप ही के जैसे पत्रकार, आपको नहीं बोलता हूं, एक पत्रकार ने बता दिया चैनल के ऊपर कि 40 बच्चों को हमास ने गला काट के मैसेकर कर दिया, मार दिया। यहां तक कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक ने कहा यह गलत है। मगर क्या हुआ कल रात को? इजरायली फोर्स ने आकर टीवी के माध्यम से कहा कि सिर्फ अफवाह है, फेक न्यूज है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। अब बताइए इसका। आरती टिक्कू जी बताइए, वो महिला अस्पताल में भर्ती है और आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आरती जी, वारिस भाई रुक जाइए, अब आरती जी के पास चलते हैं, फिर मैं प्रेम शुक्ला, कल्पना जी के पास जाऊंगा, अतीक जी के पास जाऊंगा, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। आरती जी बताइए। दीपक जी, पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये जो आपके टीवी स्टूडियो में बात कर रहे हैं और हमास को वो दर्जा दे रहे हैं
जो हमारे क्रांतिकारियों का, जो हमारे आज़ादी में जो लड़ने वाले, जिनका संघर्ष गांधी जी थे, और जो गांधी जी के पीछे हज़ारों करोड़ों लोग जो खड़े हुए, ये हमास की तुलना गांधी और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ करें, बहुत शर्मनाक बात है। गांधी जी अहिंसा के प्रतीक थे। हमारी आज़ादी की जो लड़ाई थी, पूरी जो स्वराज्य के लिए जो लड़ाई थी, वो अहिंसा पे आधारित थी। तो इन लोगों को पहले तो अपना इतिहास मालूम नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को भारतीय तो मानते नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को जहाँ का भी मानते हैं वहाँ पे हमास इनकी नज़रों में जो है एक आतंकी ग्रुप जो है, वो इनकी आंखों में वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आप सोचिए कि आप सोचिए कि हमास जिन्होंने औरतों का रेप किया, वो हमास जिन्होंने बच्चों की गर्दनें काटी, वो हमास जिन्होंने इतना टॉर्चर किया इनोसेंट सिविलियंस जो अपने आप में मगन थे, उन लोगों के साथ जितना अत्याचार किया, ये उस हमास की पैरवी कर रहे हैं। बहुत शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी बात, हमास और पैलेस्टीनियंस में फर्क है। हमास एक आतंकी ग्रुप है। पैलेस्टीनियंस जो है, सारे पैलेस्टीनियंस हमास के साथ खड़े नहीं हैं। और हमास जो है, हमास के आपको पता है जो लीडर बैठे हैं वो कहाँ बैठे? कतर में बैठे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, खूब उनके बच्चे जो है मज़े लूट रहे हैं, और वो पूरे मुसलमान समुदाय जो दुनिया का है उनको कह रहे हैं जिहाद कीजिए, मरने जाइए, मारने जाइए इजराइलियों को। तो इनको तो एक तो इनको सही और गलत में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है। और पैलेस्टीनियंस, मुझे इनको पैलेस्टीनियंस को सवाल पूछना चाहिए। कोई भी अगर हमदर्द है पैलेस्टीनियंस का, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज का, तो एक ही सवाल पूछना चाहिए। जो ये हमास ने हज़ारों जो इनके पास मिसाइल्स आए, रॉकेट्स आए, इतना आर्म्स एंड एम्यूनिशन आया, जो इन्होंने पैसा इस पे लगाया, ये पैसा अगर वो जो गरीब लोग हैं हमास में, जिनके पास खाने को नहीं है, आज ये मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, तो जिनके पास आज खाने को नहीं है, ये रॉकेट्स और मिसाइल्स कहाँ से आए हैं? मतलब ये किस तरह की विचारधारा है? ये वही विचारधारा है जिस विचारधारा की वजह से कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुए, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये वही विचारधारा है। ये वही विचारधारा है जिसकी वजह से आपको याद होगा दिल्ली राइट्स में जब लोग मारे गए, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो हाथ हमको दिखाई दिया उस स्वाम्प में, तो ये उसी विचारधारा के लोग हैं जो आतंक को जस्टिफाई करते हैं। मानव अधिकार जो आतंकियों की है वो आम लोगों के मानव अधिकार के साथ कंपेयर करते हैं। खास करके ये 2 रुपये वाले ट्विटर आपको खास करके 2-2 रुपए वाले ट्विटर ट्रोलरों से मुझे नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। खामोश रहिए, अभी आपने बहुत बोल दिया। आपको क्या जरूरत है? आजकल वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे 30 साल का उनका करियर है, बाप दादा ने आजादी की जंग के अंदर नहीं है बात करने की। आप पहले वापस स्कूल जाइए, क्या सुनते रहेंगे क्या बैठ के? आपको तमीज है? आप कभी लगता है स्कूल गए नहीं है जहाँ आपको तमीज सिखाई जाती है। किसने आपको देश का, आपको अपने देश का इतिहास तमीज सिखाएंगे आपको बैठकर, तमीज सिखाएंगे आपको, एक्सपोज करेंगे पूरे देश के सामने, पूरे देश के सामने। आपको क्या मालूम है? क्या मालूम है आपको? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो, कुछ भी बोलते हो। वहाँ पे मर रहे हैं लोगों को, वहाँ पे मारे जा रहे हैं लोगों को, पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया। आप यहाँ पे भाषणबाजी कर रहे हो। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप सिर्फ आतंकियों आप खड़े हो आतंकी के साथ, इस्राएल आतंकी, आप उसी के साथ खड़े रहोगे, आप ब्रिटिशरों के साथ ही खड़े रहोगे। मैं मेरे भारत देश के साथ खड़ा हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूँ। इन आतंकियों की वजह से कुछ बेघर हुए, जो इस देश में इन आतंकियों की वजह से जो मारे गए, आज भी मारे जा रहे हैं, यही आतंकी जो जिनकी वजह से पैलेस्टीनियंस बेचारे भी मारे जा रहे हैं, जिनकी वजह से इजरायली मारे जा रहे हैं। हमास को बैन कर देना चाहिए पैलेस्टीनियंस को। अब आपको बेचारे दिखे? हाँ, आपको तो मार दिया, कत्लेआम कर दिया, 1200 लोगों को मार दिया, गलत में तो फर्क ही नहीं मालूम है। के अंदर बच्चे बिना मेडिसिन के मरते जा रहे हैं। आपको गलत नहीं दिखा?
कोई समझ नहीं है। ठीक है, मैं आगे निकलता हूँ। वारिस भाई आपने अपनी बात कह ली, आरती टिक्कू जी ने अपनी बात कह ली। मैं सीधे यहाँ से मोहम्मद अतीक साहब के कंचना जी के पास चलता हूँ। कंचना जी बताइए, भारत सरकार ने कहा है कि हमास एक आतंकी संगठन है, ये मतलब उनका कहना है कि इजराइल पर जो हुआ आतंकी हमला हुआ, तो आप भी मानती है इजराइल पर आतंकी हमला है कंचना यादव जी? बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इसको पूरा जियो पॉलिटिक्स के तौर पर सिर्फ ना देखते हुए हमें ह्यूमैनिटेरियन नेचर, मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अगर हमास ने जो अटैक किया जिसमें महिलाएं, बच्चे और तमाम लोग मारे गए है ना, और एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर हुए, हम उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो हम इजराइल ने जो अभी कर रहा है इजराइल, और खासकर दशकों से जो इजराइल करता आ रहा है ना, उसको भी हमें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। और खासकर हमें इसलिए नहीं जस्टिफाई करना चाहिए क्योंकि हम ऐसे देश से आते हैं जहां पर बुद्धा पैदा हुए, जहां पर गांधी पैदा हुए, और हम देखे हैं कि पूरे आजादी के लड़ाई में आप चौरी चौरा कांड को हम लोग याद करें तो उसमें जैसे ही अटैक कुछ जब भारतीयों ने कुछ पुलिस स्टेशन वगैरह जलाया था, पूरे मोमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था क्योंकि वो नॉन वायलेंस के जो है वो सपोर्टर थे। हम इसी जमीन से आते हैं, बुद्धा की जमीन से आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे जब घटना होती है, जितनी भी लाला लाजपत राय जी को मारा गया, और तो क्या हमारे देश में जो मिलिटेंट सोच के लोग थे वो भी किससे, हम अंग्रेजों से लड़ते थे, तो हम उनसे अंग्रेजों से लड़ते थे, ऐसा नहीं कि उनके परिवार को हम तबाह कर देते थे। अगर हमास और इजराइल के बीच में कुछ चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि जो वेस्टर्न इंटरेस्ट के जो देश हैं और जो अदर देश हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट को पूरा ओरिजिन करने के लिए जिम्मेवार हैं, आज से नहीं, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसके समय से अभी तक जो लोग जिम्मेवार हैं वो आगे आकर उस मिडिल ईस्ट रीजन में पूरा पीस स्थापित करने की कोशिश करें, न कि वहां पर वेपन या आर्म या किसी तरीके फोर्स को सप्लाई करके। हमास वाले कहां से वेपन ला रहे हैं और खाना खिला नहीं पा रहे फिलिस्तीनियों को? हमास वाले वेपन खरीद रहे हैं, 5000 रॉकेट खरीद रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है कंचना जी? जी मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको बताने की यही कोशिश कर रही हूँ कि जो भी कंट्री जो थर्ड पार्टी कंट्री हमेशा से जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो बोला था कि हम जो वहाँ पे जूइस हैं और जो अरबी हैं, जो उनको हम उनका रीजन देंगे, उनका अपना लोकेशन देंगे, एक अरब नेशन बनाने की बात किए थे, और बाद में चल के बोलते हैं कि हम उसी पैलेस्टाइन रीजन को बांट लेंगे, जो यूके और इंग्लैंड दोनों कंट्री है मिलकर बोलते हैं। तो इनका इंटरेस्ट तो बहुत पहले से रहा है। तो यहाँ पर कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी देश हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास आर्म है, जिनके पास सैनिक हैं, उनको वेपन सप्लाई ना करके उनको किसी भी तरीके के दोनों हमास को तो अमेरिका पश्चिमी देश नहीं सप्लाई करेंगे ना। हमास कहाँ से वेपन खरीद रहा है? खाना खाने को नहीं, रॉकेट खरीदना है। ये देखिए, ये कहाँ से किसको वेपन मिल रहा है? आप देखिए दीपक जी, आप टीवी वाले हैं, आप मीडिया वाले हैं, ये एक्सपोज करना आपका काम है, ये काम मेरा नहीं है कि मैं डिक्लेयर कर दूं ये इसको। मैंने क्या बोला आपको? यहाँ पर किसी भी तरीके का जो हिंसा हो रहा है उसका सपोर्ट हम नहीं करते, क्योंकि हम गांधी की धरती से आते हैं, बुद्ध की धरती से आते हैं। जी तो हमास का सपोर्ट करती हैं आप? जी दीपक जी, हमास का सपोर्ट करती हैं आप? मुझसे आप ये पूछें, मैं किसी भी तरीके की उस ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं करती जो वायलेंस में बिलीव करता। मैंने आपको कहा कि मैं अंबेडकर, पेरियार, मैं गांधी और मैं बुद्धा की धरती से आती हूं। मैं हर उस वायलेंस का कंडेम करूंगी जिससे बच्चे, जिससे महिलाएं, जिससे किसी की भी हत्या हो, जिससे किसी पर भी बर्बरता हो, जिससे किसी पर भी अत्याचार हो। ठीक है, प्रेम शुक्ला मेरा यही पक्ष। वारिस पठान जी का भी जवाब, और जो वारिस पठान जी ने बोला और जो कंचना जी ने बोला। अब जब पहले हमास ने मारा तब सब खामोश, लेकिन जैसे ही इजराइल ने ठोकना शुरू किया छाती पीटने लगे सबकी। देखिए मानवाधिकार, मानवाधिकार। जी देखिए, इस देश में आतंकवाद के विरोध का भी भयंकर पाखंड है। आप समझिए, याकूब मेमन की शव यात्रा में जो अल्लाह अकबर का नारा लगाते रहे हों, याकूब मेमन आतंकवादी था कि नहीं? एमआईएम का तो उस पर भी स्टैंड नहीं क्लियर है। एमआईएम के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर याकूब मेमन की शव यात्रा में शामिल होते हैं। अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानते हैं, लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं मानते हैं, जो निर्दोष नागरिक। और कृपा करके मुझे बताइए, जिस हमास के पितृ संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड को सऊदी अरब ने भी आतंकवादी संगठन घोषित किया हो, उसको, जो मुस्लिम देशों का चौधरी देश है सऊदी अरेबिया, उसने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है मुस्लिम ब्रदरहुड को, जो हमास का पितृ संगठन है।
अब हमास के पितृ संगठन को सऊदी अरबिया आतंकवादी संगठन कहता है। भारत बारंबार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राजनयिक बारंबार हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले को आतंकी कार्रवाई कर रहे हैं, कह रहे हैं। फिर भी वारिस पठान जी कह रहे हैं कि मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं। कैसे आप देश के साथ खड़े हैं? अगर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के सारे राजनयिक हमास के हमले को आतंकी हमला कह रहे हैं और आप उसको आतंकी हमला मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप भारत के साथ कहां खड़े हैं? आप तो याकूब मेमन के साथ खड़े हो जाते हैं, आप अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाते हैं, आप हमास के साथ खड़े हो जाते हैं। ये क्या तरीका है भाई कि आप जो है उम्मा के नाम पर आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे? फिलिस्तीन के निर्दोष नागरिकों पर हमले नहीं होने चाहिए, फिलिस्तीन के निर्दोष नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, ये बात समझ में आती है कि इस पर बात की जानी चाहिए। लेकिन अगर फिलिस्तीन के निर्दोष नागरिकों को कवच बनाकर आतंकवादी अपनी रक्षा कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए संयुक्त राष्ट्र के पास, अमेरिका के पास, यूरोप के पास, इजराइल के पास ऐसे आतंकियों से निपटने की क्या तकनीक है? आपको यह ध्यान होगा कि चेचन्या के आतंकवादियों ने रूस में हमला किया एक थिएटर पे और सारे लोगों को बंधक बना लिया। रूस ने वहां जहरीली गैस छोड़ दी, तो अब रूस को आतंकी संगठन मानेंगे या चेचन्या के आतंकवादियों को आतंकी संगठन मानेंगे? ये तो आपको अंतर करना पड़ेगा ना। तो ऐसे मामलों में अपने निर्दोष नागरिकों की रक्षा करना हर संप्रभु राष्ट्र का अधिकार है और दायित्व है। ठीक है, वारिस पठान जी बताइए, भारत का मानना है, आप कह रहे हैं कि आप देश के साथ खड़े हैं। दीपक सर, मैं इसके तुरंत बाद आपके पास आऊंगा। वारिस पठान जी बताइए, एक बात बताइए मुझे, बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल है। आप कहते हैं आप देश के साथ खड़े हैं, देश का जो स्टैंड है उसके साथ है, तो देश ने कहा है कि आतंकवादी हमला इजराइल पर हुआ है, तो वारिस पठान मान ले कि इजराइल पर आतंकी हमला हुआ है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मैं तो उस वक्त भी देश के साथ खड़ा था जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में हमारी बहनों को नगर न घुमाया जा रहा था, वीडियो फिल्म बनाई जा रही थी, रेप किया जा रहा था और उनका वहां पे आज भी इंटरनेट बंद है। उस वक्त भी मोदी तो नहीं खड़े थे मणिपुर के साथ। मोदी ने तो 80 दिन के बाद में अपनी जुबान खोली मणिपुर पे। आज 9 घंटे के अंदर इसराइल के ऊपर मोदी ने ट्वीट कर दिया। तो प्रायोरिटीज तो आपके सामने है ना। तो मैं तो ह्यूमैनिटेरियन के साथ खड़ा हूँ, ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा हूँ और मैं तो इंसानियत के साथ खड़ा हूँ। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि इजराइल पर आतंकी हमला हुआ या नहीं, हाँ या ना? वारिस भाई, इसमें इतनी सोचने की क्या बात? आपने मणिपुर पर बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी राय से सहमत हूँ कि मोदी जी को पहले बोल लेना चाहिए था, मणिपुर शांत करना चाहिए था। अभी मुझे इतना बताइए सिर्फ आप कि हमास ने जो किया, माफ कीजिए हमास का नाम भी नहीं लेता, इजराइल पर जो हुआ 5000 रॉकेट से हमला, क्या वो आतंकी हमला था, हाँ या ना? बस। इसराइल ने जो 90 साल फलस्तीन के ऊपर किया, क्या वो आतंकी हमला था या ना? हाँ या ना? इसराइल ने जो पानी खाना पीना तेल फ्यूल बंद कर दिया, वो आतंकी हमला था, हाँ या ना? सिविलियंस के ऊपर। तो हाँ या ना में तो बहुत बात चलेगी। मैं एक जवाब देना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के ऊपर। एक अभी हमारी बहन कहूंगा मैं, क्योंकि मैं तो इंसान हूं, ह्यूमैनिटेरियन पढ़ा लिखा आदमी हूं, जो भी मुझे सर्टिफिकेट बांट रहे थे, तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करूंगा कि आप आपका दिमाग, आपकी नॉलेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक रखिए। मुझे आप जैसे लोगों से नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पहले सच्चे देशभक्त बन जाओ, पहले इंसान बनो, इंसानियत को पालो। अच्छा, याकूब मेनन आतंकी था कि नहीं था वारिस पठान साहब, ये तो बता दीजिए ना, हाँ या ना? उन्होंने सवाल उठाया है प्रेम शुक्ला जी ने, आपने कह लिया अपनी बात, फांसी हो गई। अरे भाई, याकूब मेमन को तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, उसको फांसी दे दिया। बोल दीजिए ना, हाँ याकूब मेनन एक आतंकवादी था। मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई, लेकिन आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों बोलूं? चौरसिया जी, आप होंगे पत्रकार, मैं हूं वकील, मैं हूं पॉलिटिशियन, मैं एक्स एमएलए रह चुका हूं, नेशनल प्रवक्ता हूं, मेरी अपनी राय है, मैं तो बोल रहा हूं जो आतंकवादी था आतंकवादी है। आप तो छुप ही रही है। ओ मैडम, आप चुप रही है, आपको कुछ मालूम नहीं है। छोटे मोटे डिबेट में बिठाओ, इनका तो दिल ही धड़कता है इन लोगों के लिए, आतंकी मानसिकता वालों के लिए। अरे आपका चैनल का टीआरपी 0 हो जाएगा, 0। आप आ गए ना, बढ़ जाएगा वारिस भाई, आप मत चिंता करो मेरे टीआरपी की। आप जिस तरह से 100% बढ़ेगा, आप जिस तरह से चला रहे हैं, मैं तो हकीकत बात बयान कर रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ। और अपनी अज्ञानता का सबूत दे रहे, टीवी पर जरूर गिरेगा। चिल्लाएंगे जिस तरह से भारत ने ब्रिटिशरों को दौड़ा दौड़ा के भगाया, आजादी हासिल की, इसी तरह फिलिस्तीन इस्राइल को दौड़ा दौड़ा के भगाएगा और फिलिस्तीन आजादी लेगा।
ठीक है, मैं एम्बेसडर वोरा के पास चलता हूं। एम्बेसडर वोरा, अब वारिस भाई ने कह दिया कि भाई फिलिस्तीन इजराइल को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। सुनिए, सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। वारिस पठान ने कहा कि फिलिस्तीन इजराइल को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। यही कहा ना वारिस भाई आपने? और आजादी हासिल करेगा, और आजादी हासिल करेगा। एम्बेसडर वोरा, आप क्या कहेंगे? आजादी हासिल करेगा। यहाँ आपके चैनल पे एक इसराइली भी बैठे हुए हैं, बहरहाल मैं उनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। आजादी हासिल करेगा। अरे वारिस भाई, फलस्तीनियों का वारिस भाई एक छोटी सी चीज पूछता हूं। अरे दीपक भाई, आपका क्या लेना देना है? एक मिनट दीपक भाई, एक सेकंड में जवाब, 10 सेकंड में अपनी बात एकदम बंद करके खामोश बैठ जाऊंगा। दीपक भाई, 4-5 दिन से हमारे देश में लोग चिल्ला रहे हैं आई स्टैंड विद इसराइल, बराबर, जिनका ना 3 महीना 13 महीना लेना है ना देना है, कुछ नहीं। मेरी तो आस्था भी जुड़ी हुई है। मेरा तो मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, पहला किबला पूरा पैलेस्टाइन के अंदर है। तो मैं तो बोल रहा हूँ स्टैंड विद पैलेस्टाइन। इनका क्या लेना देना है? इनका एक ही चीज है, मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों से नफरत। वारिस भाई, आप सेक्युलर आदमी है ना? वारिस भाई एक छोटा सा सवाल, वारिस भाई एजेंडा चलाओ। वारिस भाई एक छोटा सा सवाल मेरा है, पूछ लूं क्या आपसे, आपकी अनुमति हो तो? पहले सवाल देखिए, मुझे अल्लाह अकबर बोलने से कोई संकोच नहीं है। पूछिए। क्योंकि मैं सेक्युलर, ट्रूली सेक्युलर हूं। आप भैया एक बार वारिस पठान साहब गणपति बप्पा मोरिया या जय श्री राम बोल दीजिए, दोनों में से एक कोई भी। ये बोलने से मेरी क्या नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म जाहिर हो जाएगी? आप मेरे को चैलेंज क्यों कर रहे हो? मैं चैलेंज थोड़ी कर रहा हूं, और मैं तो एक सेक्युलर लीडर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं तो एक सेक्युलर लीडर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हमारे मुंबई का तो बोलना है, गणपति बप्पा, मैं तो बोल रहा हूँ हमारे यहाँ तो मुंबई के अंदर तो बोला जाता है। आप बोलिए, लेकिन आप मुझे ऐसा बोलिए ना, गणपति बप्पा मोरिया बोल दीजिए ना वारिस भाई। तो मैं वारिस भाई बोल दीजिए ना, आप तो मुंबई के हैं, गणपति बप्पा मोरिया काय को। अरे देखिए, गणपति जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बोल दीजिए ना गणपति बप्पा मोरिया। दिक्कत क्या है? का सम्मान करता हूँ, आपकी मान मर, लेकिन मेरे बोलने से क्या? आप बोलिए ना, मैं तो बैठा हूं ना। अरे मैं अल्लाह अकबर बोल सकता हूं, तो आप भी जय श्री राम बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए, गणपति बप्पा नहीं बोल, मोरिया नहीं बोल रहा, तो जय श्री राम बोल दीजिए। आपको डर? अरे आपको आपकी नौकरी का डर है। मेरे को क्या डर है सर? तो आपको निकाल दिया जाएगा। JSR तो बोलते हैं ना हम लोग, JSR। अरे आप नहीं बोलेंगे तो मोदी जी आपको निकाल देंगे चैनल से। जाने दो, वो बात मैं नहीं करता। ना नहीं, वारिस भाई एक बार तो बोल दीजिए, आप मुंबई के आते, गणपति बप्पा मोरिया, वही चुनाव लड़ना है। अकीदा है, हिंदुओं के वोट भी चाहिए आपको। बिल्कुल बोल दीजिए ना मेरे को। अरे मुझे 34,000 जो वोट मिले दीपक भाई, उसमें एक बार गणपति बप्पा मोरिया नहीं। अरे मोरिया बोलिए, चलिए बिंदास बोलिए ना, पूरा बोलिए, आधा काट के मत बोलिए। क्या फायदा है? क्या मोरिया? अरे क्या मोरिया? अरे दीपक भाई बिंदास चलता रहता है यार। शुक्ला जी हमारे मुंबई के जानते मेरे को अच्छी तरह से, जाने दो, शुक्ला जी अपने मित्र है। ठीक है, चलिए मैं ऑन सीरियस नोट दीपक वोरा जी के पास चलता हूं। मेरे को आपसे नहीं सीखना है भाई। बप्पा मोरिया का किस्सा क्या है, ये प्रेम शुक्ला जी बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वारिस भाई मेरे मेहमान। दीपक वोरा जी बताइए, क्या वारिस पठान के पर्सपेक्टिव से आप सहमत हैं? क्यों बोल रहे हैं कि इजराइल? क्या मतलब हमारा लेना देना इजराइल से? सर, एक मेरी गुजारिश है, जो आपके बहुत पढ़े लिखे पैनलिस्ट हैं और ख़ास तौर से जो अभी बोल रहे थे, हमारी बहन आरती टिक्कू इंटरनेशनली रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं सर, इनकी बहुत इज्जत है दुनिया में। सो प्लीज़ डोंट कम ऑन पर्सनल लेवल सर, ये मत करिए। डिप्लोमेसी में हमारी ये ट्रेनिंग नहीं होती। हमास का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे मालूम नहीं अगर हमारे जो मित्र दूसरे हैं उन्होंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि यहूदियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है और इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ईरान के एक राष्ट्रपति होते थे अहमदीनेजाद, उन्होंने ये भी कहा था इजराइल हैज़ नो राइट टू एग्जिस्ट, ये यहूदियों को सबको मार दो। सर, इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी, मैं तो उस एरिया में रह चुका हूँ सर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि इस्लाम को ख़त्म कर दो या पैलेस्टीनियंस को ख़त्म कर दो। इजराइल इज ट्रूली अ सेक्युलर कंट्री, जूइश है लेकिन हर तरह के लोग वहाँ पर जीते हैं। तो सर पहले इनसे कहिए कि अपनी रियलिटी, इतिहास जो है और आज की जो सिचुएशन है उसको समझें। इजराइल को गाली देने से पहले, इजराइल हैज़ द राइट टू एग्जिस्ट। यहूदी कहाँ जाएंगे सर? और अब जो इस समय आप कह रहे हैं कि इजराइल इज रिस्पॉन्डिंग, इजराइल ने शुरू से यही कहा था कि Palestinians have the right to exist. सर एक मिनट सर, अगर आप बुरा ना माने सर, पैलेस्टीनियंस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा सर। देयर इज नो कंट्री कॉल्ड पैलेस्टाइन। सर आप इतिहास पढ़ लीजिए,
नहीं तो मैं आपको बहुत आई बी वेरी हैप्पी टू एजुकेट यू सर। मैं तो उसे, आप कभी गए हैं उस एरिया में सर? मैं तो सर्विस कर चुका हूं उस इलाके में सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, इजरायली देयर आर सो मेनी पैलेस्टीनियंस। थैंक यू सो मच। You will be the last person with whom I will come and learn something. You will be the last person on the planet Earth to whom I will come and learn something who is totally inhuman. अब ये नहीं, अब ये नहीं सर, you will सर आपने जो कहना था कह दिया। I will be the first person to learn from him sir। हम किसी से सीखने को सबसे इनके अंदर जो गुस्सा है उसको बाहर आने। We don't get offended by this। ऐसे लोग बहुत से हमको मिलते हैं। पर मैं इतना कहना चाहता हूं सर कि कितने सारे लोग पैलेस्टाइन जो वेस्ट बैंक है या गाजा स्ट्रिप है, इजराइल में काम करने आते थे। दे वर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। वो सब बंद हो जाएगा तो नुकसान किसका ज्यादा हुआ है इससे सर? अगर आप ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखें, किसी जियो पॉलिटिकल एंगल से देखें, इजराइल है वहां पर, जूइश होमलैंड है। बाइबल सर बहुत पुरानी किताब है, शायद इन्होंने नाम सुना होगा, जेनेसिस बुक ऑफ एक्सोडस, द लैंड ऑफ द जूज इज पैलेस्टाइन। अब आप इसके बारे में जो कहना चाहते हैं आप कहते रहिए, लेकिन इतिहास तो गवाह है ना, किताबें हैं सर। देयर इज हिस्टोरिकल एविडेंस। इट्स अ होली प्लेस फॉर द जूज, इट्स अ होली प्लेस फॉर क्रिश्चियंस, होली प्लेस मुसलमानों के लिए भी है। आपस में ये लोग समझौता करेंगे, पर आतंक के जरिए समझौता नहीं हो सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर। ठीक है, मैं एक छोटा सा कमेंट कल्पना जी से, अतीक भाई चले गए, कंचना जी से। कंचना जी, मोदी सरकार का स्टैंड सही है इजराइल मामले में? जी, इजराइल और हमास के युद्ध पे? देखिए, मैं सिर्फ हाँ, शुक्रिया दीपक जी। मैं सिर्फ मोदी सरकार के स्टैंड पे ना आकर मैं बीजेपी के उस सरकार के भी स्टैंड पे आऊंगी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उनका स्टैंड था कि पैलेस्टाइन को उनका जो रीजन है, जो इजराइल ने कब्जा कर रखा है, उनको मिलना चाहिए, उनका राइट है, उनका अधिकार है। वो भी बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हुए थे। 2016 में आप देखेंगे सुषमा स्वराज जी भी सेम जो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल रहे थे वही बात सुषमा स्वराज जी भी बोली थी। और कांग्रेस का भी देखे तो मनमोहन सिंह जी हो या उसके पहले इंदिरा गांधी के रिजीम का बात हो, सबका एक स्टैंड था, वो था कि जो पैलेस्टाइन रीजन है, पहले तो वो 2 स्टेट जो नेशन बनाने का था उससे खिलाफ थे, बाद में उसके ठीक है सपोर्ट में आए कि दोनों को एग्जिस्ट करे, दोनों साथ में रहे, दोनों। इवन बीजेपी गवर्नमेंट, जो अर्लियर बीजेपी गवर्नमेंट थी, वो भी पैलेस्टाइन के साथ खड़ी हुई। लेकिन ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो मोदी रिजीम है, कल्पना जी जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी क्लोजिंग कमेंट बताइए, क्या सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया फिलिस्तीन मसले पर? बिल्कुल नहीं बदला है। नरसिंह राव की सरकार ने पहली बार इजराइल को मान्यता दी, देवेगौड़ा की सरकार ने, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, सब जो हैं वो इजराइल। अब आप आपसे ज्यादा पढ़ते हैं कंचना जी, कृपा करके समझें आप बात को। आप कहीं से थोड़ा मोड़ा गूगल करके आई होगी, कृपा करके समझें। आपको शायद फिर आप तो गलत लगातार नरसिंह राव की सरकार से लेके नहीं, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ 19 अब आप बीच में तो आपको सुन रहा था ना, थोड़ा सा तो आप जो है तमीज दिखाएं, बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ी तमीज दिखाइए। मैं आपको सुन रहा था, नहीं तमीज है, मैं आपको सुन रहा था। मैं आप जरा थोड़ा धैर्य दिखाइए। लालू लैंड पे लोग कितने पढ़ लिख कर आते हैं हम लोग जानते हैं। राजद जो है वो कितना पढ़ लिख कर आने वालों का संगठन है। चारा चोरों की पार्टी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कितनी पढ़ी लिखी वो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह। ये देखिए, आपकी चारा चोरों की पार्टी से माफ कीजिएगा, अफसोस अलकायदा नहीं है। प्रेम शुक्ला जी कल और बैठेंगे, इस पर बात करेंगे क्योंकि मामला लंबा खींचना है।